नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमीक मोइत्रा जी। सेकंड फेज की तैयारियां जोरों शोरों पर है। उधर शाह जी ने कह दिया है कि बंगाल पुलिस को वापस जाओ, मतलब ही नोज हाउ द बंगाल पुलिस हैज बीन वर्किंग। फर्स्ट फेज की एनालिसिस काफी हद तक हो चुकी है। कुछ मेरे ख्याल से एवरीबडी हैज पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट्स, बट सेकंड फेज इज वेरी क्रिटिकल। एसआईआर का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है दैट्स ऑन द सेकंड फेज ऑफ द इलेक्शंस, क्योंकि डेमोग्राफी वैसी है। उसका मैं चार्ट, मतलब बंगाल का वो मैप भी दिखाऊंगी कि सेकंड फेज में कहाँ हो रहा है। बॉर्डर है पूरा का पूरा बांग्लादेश से, काफी हद तक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। दादा हमारे साथ डिस्कस करेंगे सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। तो सेकेंड फेज का जो चुनाव है वो 142 स्थलों पे है, विधानसभा केंद्रों में, और इसमें लगभग 35,000 शायद पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग बूथ्स हैं, और काउंटिंग स्टेशंस इसमें लगभग जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, काउंटिंग स्टेशंस भी उसी अनुपात में हैं। तो ये जो फेज है ये क्रिटिकल है इस चीज को तय करने के लिए कि सत्ता में कौन आएगी, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। अच्छा, मैं कुछ तथ्य मैं लोगों को दे देता हूं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन लोगों को शायद पॉपुलेशन और डेमोग्राफी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता नहीं है। पर इन सब चीजों पे जाने से पहले मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। एक अर्थनैतिक पॉइंट है जो दक्षिण बंगाल, ये दक्षिण बंगाल का छोर है जिसको गांगीय बंगाल भी आप कह सकते हो। ये गंगा नदी या हुगली नदी के पूर्व का तट है, वो क्षेत्र है। और गंगा नदी के साथ सटता हुआ 2 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हावड़ा, हुगली और पूर्व बर्धमान। और उस तरफ है आपका नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना। ठीक है, ये स्थल है। ये मैंने उस दिन जनबहुलता की बात करी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये उससे भी ज्यादा जनबहुल है। और ये कहा जाता है विश्व में जापान का जो टोक्यो प्रीफेक्चर है उसके बाद ये सबसे जनबहुल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे। ओवरऑल अगर स्टेट्स में, राज्यों में देखें तो बिहार सबसे ज्यादा जनबहुल है, लेकिन ये जो क्षेत्र है सीमांतीय और गांगीय क्षेत्र बंगाल का, जिसको डेल्टा भी कहते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है भारतवर्ष में। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। एक चीज को बार बार हाईलाइट किया जाता है टीएमसी द्वारा, और ये सत्य भी है, कि बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस वक्त जो 22 मुख्य राज्य हैं उसमें से सबसे कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और उसको 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी परसेंटेज, औसत दर कम हुआ है पिछले 10 साल में। पर ये जो है ये उस सत्य को छुपाती है, ये एक सत्य दूसरे सत्य को छुपाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो युवा होते हैं इस राज्य में नौकरी की अवस्था या नए उद्योगों की अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो जो मिलता नहीं है उसके खोज में बाहर जाते हैं लोग। तो जो माइग्रेंट लेबर है, और या फिर पढ़े लिखे माइग्रेंट लेबर, इनफैक्ट जो छोटे मोटे काम करते हैं बाहर जाके, क्योंकि यहां पे वो अवसर उनको नहीं मिलता। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम इसलिए नहीं हुआ है कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट आ गया है, वो कम इसलिए है क्योंकि जो एम्प्लॉयबल एज ग्रुप में है वो इस प्रदेश में रहते ही नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो गांगीय बंगाल का क्षेत्र है, दक्षिण बंगाल का क्षेत्र है ना, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। और इसलिए अगर हम चुनावी जो क्या कहते हैं, चुनावी पॉइंट्स हैं, तो बीजेपी ने जो हाईलाइट किया, टीएमसी ने जो हाईलाइट किया पहले चरण में, दूसरे चरण में उसका उलट है। दूसरे चरण में एम्फसाइज किया जा रहा है कि दो मुद्दे हैं। एक तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति सबसे खराब हालत है, खस्ता हालत है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारतवर्ष का पहला इंडस्ट्रियलाइज राज्य बंगाल ही था, ब्रिटिश छोड़ के गए थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहां पे सबसे अधिक हुआ है। तो उसके चलते ये जो दक्षिण बंगाल का क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है।
अमित शाह ने अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि 7,000 उद्योग छोड़ के गए हैं बंगाल। 7,000 उद्योग छोड़ के गए हैं, पर 34-35,000 उद्योग बंद हुए हैं। एक तो है आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो, देश का औसत जो आय है, जीडीपी है, वो कम नहीं होता है क्योंकि आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन बंद हो रहा है तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। और नए उद्योग अगर नहीं खुलते हैं और पॉपुलेशन बढ़ता जाता है तो और नुकसान होता है, इसलिए लोग छोड़ के जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ के सारे लोगों पे अच्छे से इस चीज को अपने मनस्पटल में डालें आप लोग। यहाँ पे जो सारे लोग हैं उस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका हुआ है। आप गांव के गांव, शहर के शहर देखेंगे, वहां पे मध्य वयस्क या वृद्ध लोग रहते हैं, आपको युवा मिलेंगे ही नहीं या बहुत कम मिलेंगे। और जो बचे हैं वो ऐसे ही मैं कहूंगा कि ये लोग पूर्णतः कानूनी काम में लिप्त नहीं है, उल्टे सीधे काम ज्यादा होते हैं। यहाँ पे स्मगलिंग की औसत हार ज्यादा है, क्रिमिनलिटी ज्यादा है, माफिया राज, हफ्ता वसूली, ये सब कामों में लोग लगे रहते हैं। और क्लब कल्चर जिसकी बात बहुत लोग करते हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे है, दूसरे स्थानों पे उतना नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पे, दूसरे स्थानों में भी है पर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लब के थ्रू आपके पास कुछ करने को नहीं है तो एक सामाजिकरण हो जाता है उस न करने की स्थिति का, और दूसरा वहां से कुछ आय मिलता है क्योंकि आप लोकल स्पेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये हो गया परिपेक्ष जिसमें ये स्थिति है। दूसरा है कानून व्यवस्था। पूरे बंगाल में अगर कानून व्यवस्था देखें तो अशांति का दर, मर्डर्स, रेप्स, स्मगलिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग, जो भी सारा होता है ना, दो बड़े स्थान हैं। एक तो है कालिया चौक जहां से ये अवैध नोटों का कारोबार सबसे ज्यादा होता है भारतवर्ष में, उसी का अनुप्रवेश वहां से होता है। और दूसरा है ये जो दूसरे तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज, वो साउथ बंगाल में सबसे ज्यादा है। तो ये स्थिति है। और ये पश्चिम बंग सरकार के अपने आंकड़ों से भी पता लगता है, मतलब जो रिपोर्टेड केसेस है उससे भी पता लगता है। क्रिमिनलाइजेशन, क्योंकि अफसर है नहीं, अफसर नहीं है तो जनता जो है वो उसी दिशा में जाएगी। दूसरा बड़ा क्षेत्र है कृषि, लेकिन कृषि पे मैं बता दूं कि बंगाल, साउथ बंगाल में, दक्षिण बंगाल का ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही फर्टाइल है, तो फसल तो बड़े आराम से उग जाता है। लेकिन यहाँ पे टॉक्सिसिटी सॉइल का इस हद तक बढ़ गया है कि देश में जो सबसे बड़े दो कैंसर के वेक्टर्स हैं, वो एक पंजाब है, दूसरा साउथ बंगाल है। तो हेल्थ केयर भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो अब देखें, जो चुनाव का प्रचार हो रहा है वो यही 2-3 मुद्दों पे आधारित है। ठीक है, ये एक चीज मैं बता देता हूं। यहाँ पे धर्मगत विघटन या फिर जो घुसपैठियों का वो है ना, या हम मानते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो ज्यादा हो रहा होगा, वास्तव वो नहीं है। मैं समझा देता हूं वास्तव क्या है। अब ये जो क्षेत्र है 142 केंद्रों का, विधानसभा केंद्रों का, इस क्षेत्र में बंगाल की राजनीति और बंगाल में सफलता का चरण आपको दो डिस्ट्रिक्ट से, दो जिलों से मिलता है। उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, ये बंगाल के दो सबसे बड़े जिले हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा क्षेत्र हैं और दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 64 यहाँ पे हैं आउट ऑफ 142। बाकी 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस सत्र में, इस चरण में, उनका इतना नहीं है। उनका टोटल कुल मिला के 80 और हैं, 80-82 और हैं, मतलब उसमें औसतन 16-17 ऐसा इसी टाइप का है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें या प्रवेशकारियों की बात करें, ये याद रखें कि उत्तर 24 परगना, जहां पे भाजपा ज्यादा सफल रही है, इनका जो ये राइज का ग्राफ है ना, अगर हम 2016 से लेके 2024 तक आंकें, तो राइज जो है वो उत्तर 24 परगना में हुआ है और दक्षिण 24 परगना में ये लोग घुस नहीं पाए हैं। लेकिन मैं अभी एक कुछ पॉपुलेशन वाइज आंकड़े देता हूं जो लोगों को चौंकाएगा। हिंदू कितने प्रतिशत हैं उत्तर 24 परगना में? उत्तर 24 परगना में ये डिवीजन जो है वो 40
और 60 का है, 40% मुस्लिम, 60% हिंदू हैं। और दक्षिण 24 परगना में 73% हिंदू आबादी है और मात्र 27% मुस्लिम आबादी है। बट इट्स प्रोजेक्टेड डिफरेंट वे। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है ना। बाहर से पैराशूट होके लोग जो अपना आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो ये डेटा के जड़ तक जाते नहीं है, उसको पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी और एक लेयर मैं नीचे जाना चाहता हूं और फिर मैं अपना विश्लेषण दूंगा। इसके नीचे लेयर क्या है कि ये जो 40% मुस्लिम हैं उत्तर 24 परगना में, उसमें से कम 10% वो हैं जो अनुप्रवेश के द्वारा यहाँ पे बसे हैं, मतलब बांग्लादेश से आए हुए। और दक्षिण 24 परगना में जो ये 27% है, वो हमारी स्वाधीनता के समय वो 12% था। एकदम दक्षिण में जो जहां पे ये मछुआरे रहते हैं, उन ब्लॉक्स में इनकी बहुतायत थी, लेकिन वो 12% ही थे। तो वो 27% जो बना है, वो ये जो मिथक है कि बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस वजह से नहीं हुआ है, ये अनुप्रवेशकारी ही हैं। कुछ वहां पे स्थल हैं, पॉकेट्स हैं, जहां पे आपको हिंदू ही नहीं मिलेंगे, लेकिन 73% हिंदू हैं। वो कहां पे हैं? दक्षिण 24 परगना की बात कर रहा हूं, जहां पे भाजपा का पदार्पण नहीं हुआ है। देखें, इसको समझने के लिए भूगोल थोड़ा समझना पड़ेगा और कहां पे लोगों की क्या बसती है वो समझनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक और बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वो ये है कि उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, ये दोनों जिले वो हैं जहां पे सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो उत्तर 24 परगना में 8 है, दक्षिण में भी 8 है। वहां पे 7 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है उत्तर में, दक्षिण में 8 शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, तो वहां पे जो लोग खड़े होते हैं चुनाव में, वो भी इन्हीं कम्युनिटीज से आते हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम के हो या निर्दलीय हो, वो इन्हीं कम्युनिटीज से आते हैं। तो उस पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। यहाँ पे भी कुछ भ्रामक तथ्य हैं लोगों के दिमाग में, जिसका मैं खंडन करना चाहता हूं। अब आते हैं उस भूगोल पे जिसकी बात मैं कर रहा था, क्योंकि देखें, उत्तर 24 परगना में 33 सीट हैं, तो कई लोग कह चुके हैं कि 16 या 17 भाजपा जीतेगी और बाकी तृणमूल ले जाएगी। मतलब कांटे का टक्कर है, आधा आधा कर दिया। दक्षिण 24 परगना में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, 1-2 सीट्स निकल के आएंगी। मैं दोनों चीजों पे मेरा जो वो है रुख है, वो थोड़ा अलग है, वो मैं समझाता हूं। तो दक्षिण से पहले प्रारंभ करते हैं। दक्षिण 24 परगना में 2 मेन रेल लाइन है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये इनको क्रिएट किया था। कलकत्ता के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वहां से युद्ध का सामान तैयार होके इन रेल लाइनों से पोर्ट्स में आता था। 2 मुख्य पोर्ट थे, एक डायमंड हार्बर, दूसरा कैनिंग। आज के डेट में इस अवस्था में हल्दिया सबसे बड़ा पोर्ट बन के उभरा है, जो और थोड़ा सा पूर्व की दिशा में है। तो 3 लाइन है, डायमंड हार्बर, कैनिंग लाइन और हल्दिया लाइन। कैनिंग और हल्दिया लगभग मतलब काफी आजू बाजू हैं वो। तो डायमंड हार्बर जो है वो थोड़ा पश्चिम की दिशा में है, और डायमंड हार्बर एक रोड भी है जो कलकत्ता से प्रारंभ होता है, वहां से भी गाड़ियों का आवागमन होता है। ठीक है, एक लॉजिस्टिक हब है डानकुनी बोल के। ये डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता को चीरते हुए फिर हावड़ा के उस पार डानकुनी में जाके मिलता है। तो ये एक आर्टरी है। और ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना, पिछले 60-70 दशकों से यहाँ पे लोगों की बसती बन गई है। ये जनबहुल इलाका नहीं था, ये इस वजह से बना है क्योंकि ये कृषि क्षेत्र था, कृषि और मछुआरे ही थे पहले। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, थोड़ा बहुत जो हुआ था, उसके चलते यहाँ पे जनबहुलता काफी है। पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेनली शेड्यूल कास्ट बंगालीज, जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है आज के दिन में, जो ओरिजिनली बाय द वे क्षत्रिय थे, जिनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया, वो अंग्रेजों की चाल थी। एनीवे, वो हैं। और कई दूसरे राज्य के लोग हैं जो इन पोर्ट्स में काम करते हैं, जो ये टेक्निकल वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिला जुला पॉपुलेशन है। ये कोलकाता के बेहाला से प्रारंभ होके डायमंड हार्बर रोड होते हुए डायमंड हार्बर की दिशा में जाता है।
डायमंड हार्बर जो है वो लोकसभा का वो केंद्र है जिसपे अभिषेक बैनर्जी उनका वो अभी हैं एमपी हैं, वो पिछले 2 सत्र से वही एमपी रहे हैं। तो यहाँ पे टीएमसी का दबदबा बहुत स्ट्रांग है, उनका संगठन बहुत सशक्त है। तो ये जो होता है, देखिए वोट जो है ना, एक तो होता है लोगों का रुझान, दूसरा लोगों को ले जाके वोट करवाना पड़ता है, उसके लिए आपको संगठन चाहिए। तो वो संगठन में भाजपा कहीं खड़ी होती नहीं है दक्षिण 24 परगना में, ये स्थिति थी। दूसरी बात यह है कि आपका खुद के पार्टी का एक संगठन होता है, दूसरा पार्टी जो पावर में रहती है उसके पास शासन तंत्र भी होता है, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब उनके पास होता है। तो दोनों मिलके एक प्रबल पावर की स्थिति क्रिएट होती है, जो रहा है। ये क्या है? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि इसमें आप लोगों को वो नहीं दिखेगा, वो क्षेत्र तो दिख गया जहां पे वोट हो रहा है, जो पिंक में है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस बार क्या हो रहा है, इस बार 2 चीजें हो रही हैं। एसआईआर के चलते कुछ लोगों में डर बैठा है कि हमारा वोट कट जाएगा, तो जाके वोट डालते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन बात वो नहीं है, एक परिवर्तन की हवा है जो किसी दल के प्रति नहीं है, किसी दल के खिलाफ है। और परिवर्तन की हवा अगर किसी दल के खिलाफ है, वो तो जो शासक दल है उसके खिलाफ ही होगी ना। तो ये जनता की राय है। इसके साथ किसी पार्टी ने क्या कहा, किस दूसरे पार्टी ने क्या नहीं कहा, वो रेटोरिकल जो बातें हैं, आलंकारिक जो तर्क हैं, उस पे मैं नहीं जाऊंगा और उससे जनता प्रभावित नहीं हो रही है। हाँ, जो मैंने वो 3 मुद्दे बताए थे, उसका दक्षिण बंगाल पे अवश्य बहुत अच्छा असर है और वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प अगर देना है तो उस दिशा में लोग जाएंगे ना, जो वो 3 मुद्दों को समझ चुके हैं, पकड़ चुके हैं और उसके प्रति उनका सहानुभूति है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं ये जो डायमंड हार्बर जो क्षेत्र है, कलकत्ता बेहाला से लेकर डायमंड हार्बर तक का क्षेत्र है, यहां पे मेरा विचार तो ये है कि जो हवा बाकी स्थानों पे चली है, देखिए आप जो भी क्षेत्र में चेंज आता है ना, उसके एकदम पार्श्ववर्ती जो क्षेत्र है, उसके सटता हुआ जो जगह है, वहां पे उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर के साथ लगता है ये डायमंड हार्बर, दक्षिण 24 परगना का ये क्षेत्र। तो ये मानना कि वहां के लोगों पे कोई असर नहीं होगा, और बात तो फैल गई है ना कि पहले चरण में क्या हुआ, ये बात लोगों के दिमाग में अगर आया कि निरंकुश, बिना डर के, बिना शासन तंत्र के, किसी भी दबाव के और कहीं भी किसी के दबाव के बिना हम लोग जाके अपना वोट डाल सकते हैं। लोग वही देखते हैं कि पूरा प्रदेश अगर एक दिशा में जा रहा है तो हम उसके विपरीत जाके हमें क्या फायदा होगा। फायदा तो लोग मतलब फायदा देख के ही तो वोट डालते हैं ना आखिरकार, कि हमारा क्या निहित स्वार्थ क्या है, हमारे प्रदेश का निहित स्वार्थ क्या है, हमें क्या मिलेगा। तो एक दल कुछ और बोल रही है, दूसरा दल कुछ और बोल रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के बाकी लोग एक दिशा में जा चुके हैं। तो ये जो तथ्य है, ये इनके दिमाग में अगर घुस गया तो मुझे यहाँ पे मूलचूल परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। वो किसी भी सांगठनिक शक्ति से संचालित नहीं होगी, वो सांगठनिक शक्ति उसको रोक नहीं पाएगी। उसका उदाहरण मैं देता हूं, इसी दक्षिण 24 परगना में 2011 से पहले 2009 तक किसका शासन तंत्र था? सीपीआईएम का। यहां पे 90% सीट्स वो उखाड़ के ले जाती थी, कोई और घुस ही नहीं सकता था, और वो इससे कोई कम सशक्त नहीं था। वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड, कार्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित कार्डर हैं उनके। भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार भी उनका अनुशासित था, वो भी एक तंत्र में चलता था, सेकेंडरी तंत्र। उसको कैसे तोड़ दिया? और अगर पूरा शासन तंत्र उनके कब्जे में था, पुलिस उनके कब्जे में थी, तो फिर कैसे तोड़ा? क्योंकि लोग एक बार जब अपना मन बना लेते हैं तो फिर आप किसी भी तंत्र से उसको कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे आप दबाव डालो, गुंडागर्दी करो, बम फोड़ो, कुछ भी करो। जब तक लोग थोड़ा असमंजस में रहते हैं ना, तब आप उसको कन्वर्ट करके रूलिंग पार्टी की दिशा में बढ़ा सकते हो, लेकिन जब मन बना लेते हैं एक दिशा में या दूसरे दिशा में, तब आप उसको नहीं रोक सकते। तो मेरा विचार यह है कि इस बार संगठन के वीकनेस के बावजूद भाजपा को इसका लाभ मिलेगा इस अंचल में, ये जो बेहाला से डायमंड हार्बर का क्षेत्र है। नंबर 1, यहां पे कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? लगभग 8। ओके, अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा पूर्व की दिशा में, और जो
उत्तर और दक्षिण 24 परगना में एक सिमिलैरिटी है पूर्व की दिशा में। देखें, अगर ये दक्षिण 24 परगना है तो उत्तर 24 परगना ऐसा है, समझ रहे हैं आप? अगर दक्षिण 24 परगना ऐसा है, उत्तर 24 परगना ऐसा है, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो ये जो क्षेत्र है और ये जो इसका हाफ है दक्षिण 24 परगना का, वहां पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है। क्या बताया था मैंने? 60 और 40, 60% हिंदू और 40% मुस्लिम, थोड़ा बहुत कम बेशी हो सकता है उसमें। तो उत्तर 24 परगना में क्या हुआ, वहां पे चेंज आया 2019 से। ओके, 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें वहां पे चेंज आया। कई ऐसे स्थान थे जहां पे भाजपा भारी मत से जीती थी। कारण क्या था? क्योंकि भाजपा जो है, लोग मतुआ कम्युनिटी की बात करते हैं, सिर्फ मतुआ नहीं, और भी कई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। और बंगाल में बरतानियों ने जो भी कृषि प्रधान संप्रदाय थी सबको उन्होंने शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया था। तो वो ओरिजिनली शेड्यूल कास्ट नहीं थे, लेकिन वो उनको शेड्यूल कास्ट जो परिभाषा है, कास्टिस्ट परिभाषा है, वो नहीं थे, उनको बना दिया गया। ये लोग बहुत ही धर्मपरायण होते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप मंदिरों की संख्या देखें ना, रूरल बंगाल में जितना है, एकमात्र तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़ के और कहीं इतना नहीं। ये बहुत धर्मपरायण होते हैं। ये लोग कम्युनिटी वाइज बहुत इकट्ठे होते हैं, एकबद्ध होते हैं। तो इनका जो वोटिंग पैटर्न है वो भी सिमिलर रहा है। 1960 के दशक के बाद से इनकी एक वो थी, महिला नेत्री थी, बीना पानी देवी। वो जिनको बोलती थी ये लोग उन्हीं को वोट डालते थे, ठीक है। उसके बाद, उनके जाने के बाद, अनुकूल ठाकुर इनके स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो अनुकूल ठाकुर का जो परिवार है, जिसमें यहाँ के बोनगा के जो एमपी हैं, बोनगा उत्तर 24 परगना में एक अंचल है, ये डॉक्टर शांतनु ठाकुर, उनके पिता, उनकी बहन, उनकी पत्नी, ये सब इसमें हैं, जुड़े हुए हैं, उनके भाई, बड़े भाई। तो ये क्या हुआ कि ये लोग इकट्ठे थे और 2021 के बाद इस फैमिली में दरार आ गई। तो उसका नतीजा ये इलेक्शन पे भी दिखा और वोट स्प्लिट हो गए। जो ये शेड्यूल कास्ट वोट था, जिन कम्युनिटीज को ये लोग लीड करते थे, वो स्प्लिट हो गया थोड़ा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार ये है कि स्प्लिट अभी भी है, फैमिली इज स्प्लिट, पर डायनास्टिक पॉलिटिक्स भी इस बार काम नहीं करेगा कि उन्होंने बोल दिया तो वोट डालेंगे, वैसा नहीं है। इस बार लोग वोट उसलिए डाल रहे हैं कि उनको एक तबादला चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए। पाल्टानो दरकार का जो ये संज्ञान है ना, इनके दिमाग में घुस चुका है। एटलीस्ट मुझे ऐसे ही रिपोर्ट्स मिले हैं। तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना दोनों में, पर्टिकुलरली दक्षिण 24 परगना, सरप्राइजेस मिलेंगे जो कोई भी विशेषज्ञ जो है उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाए हैं। आप लोग खुद ही सोचिए ना, 73% है हिंदू वहां पे। वो क्या सिर्फ तृणमूल को वोट करते हैं और तृणमूल को ही वोट करते आए हैं? उनमें अगर चेंज का वो आ गया तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, वो लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उनको चेंज चाहिए। चेंज क्यों चाहिए? ये बंगाल का सबसे गरीब जिला भी है, पुरुलिया और बांकुरा को छोड़ के ये सबसे गरीब जिला है। यहाँ पे पीपल आर डर्ट पुअर, फार्मिंग कम्युनिटीज हैं बहुत सारे, हाँ, छोटे छोटे गांव हैं और वो फैले हुए हैं। ये मैंने बताया गांगीय क्षेत्र है, इसको वो सुंदरबन का डेल्टा भी इसी में आता है। तो ये जो है कई जगह बहुत रिमोट है जहां पे डेवलपमेंट का डर नहीं पहुंचा, हाँ। और कैश इनकम नहीं पहुंचा है। और यहां पे एक चीज का फैक्टर आ जाएगा, जो ममता जी की सरकार है वो 1500 रुपए का एक वो देती थी, लक्ष्मी का भंडार, ठीक है। 1500 रुपए का ही जो शिक्षार्थी हैं उनको भी एक वो मिलता था, वृत्ति मिलती थी। पहुंचता था या नहीं पहुंचता था गॉड नोज, और बीजेपी ने उसको हाँ, डबल कर दिया। एक तो उसका भी संदेह है कि पहुंचता कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अब भाजपा कह रही है हम तो 3000 रुपए देंगे। यहां पे कैश का बहुत मायने रखता है। क्यों? अगर आप डर्ट पुअर हैं, आपके पास कैश इनकम का संसाधन नहीं, आपको खाने पीने को मिल रहा है क्योंकि उपजाऊ जमीन है, खाना पीना मिल जाता है, वहां पे खलिहान है, नदियां हैं, मछली पकड़ के खा लो, तो दे आर ऑल वेरी हेल्दी, द स्ट्रॉन्ग पीपल। बट कैश नहीं है। आपको अगर दवा दारू करना है कैश चाहिए, आपको कुछ अगर सामान खरीदना है कैश चाहिए, वो नहीं है उनके पास।
सो जो भी पार्टी कैश इनकम का जरिया बनेगी, वो पार्टी का तो डेफिनेटली ये लोग देखेंगे उसकी तरफ। और इनके पास कैश ममता वैसे भी जी का जो एक मिनट, लेट मी फिनिश द पॉइंट। ममता जी का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि द स्टेट हैज 7.28 लाख करोड़, 7.28 लाख करोड़ का डेट है, ठीक है, जो ओरिजिनली 1.26 लाख करोड़ था आज से 15 साल पहले, वो 7.28 लाख करोड़ हो गया है। तो द रूम फॉर इंक्रीजिंग सब्सिडीज बहुत लिमिटेड है, इसीलिए 6th पे कमीशन भी ठीक से लागू नहीं हुआ, 7 तो भूल ही जाओ, 8 तो दूरस्थ। सरकारी लोगों को जो या वृद्धि मिली थी वो यहां पे लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप देखें पूरे बंगाल का जो तंत्र है ये चलता कहां से है? साउथ बंगाल से। साउथ बंगाल ही तो है जहां पे सारे सरकार के मुख्य दफ्तर हैं। तो सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा कहां पे हैं? वो भी साउथ बंगाल में सबसे ज्यादा है। तो आप एक फार्मिंग कम्युनिटी देख लीजिए, वो प्रताड़ित है, उनके पास कैश इनकम का सोर्स नहीं है, इंडस्ट्रीज है नहीं, जॉब्स नहीं है, तो सारे उनके बेटे बेटी बाहर जा रहे हैं। सरकारी जो आमले हैं उनको भी अपना वेतन पूरी तरह से नहीं मिलता है। करप्शन ही एकमात्र जरिया है जिससे वो थोड़ा बहुत अपना सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बेटे को तो डीपीएस में फिर भी पढ़ाना है ना, उसके पैसे तो लगेंगे ही। कहां से आएगा वो पैसा अगर आप 6 पे कमीशन के आधे पे अटके हुए हो? यानी आप दूसरे देश के दूसरे स्थानों से 8 साल पीछे चल रहे हो, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो मुझे ये लगता है कि ये लोग भी अब तैयार हैं चेंज के लिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, उसके बाद आप अवश्य अपने प्रश्न पूछें। वो ये है कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना, यहां पे मैंने कहा था बीजेपी का जो संगठन है वो वीकर है। उत्तर में थोड़ा सा स्ट्रांग है, दक्षिण में वीक है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने में जहां तक मैंने देखा है, ये संगठन की दिशा से भी इनका जोर पकड़ा है। हो सकता है वो आरएसएस के कार्यकर्ता हो सकता है दूसरे प्रदेशों से लोगों को लाया गया हो सकता है टीएमसी के कुछ लोग जो सुविधावादी हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, वो छोड़ के इस तरफ आ चुके हैं। क्योंकि वो झलक कहां दिखती है? दक्षिण 24 परगना में जो रैलीज हुए हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और फिर हिमंत विश्व शर्मा के भी, वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। जिस तादाद में लोग उमड़ के आए हैं, और वो सब बंगाली ही थे, मैंने देखा शाखा सिंदूर पौला बंगाली ही थे ज्यादातर। तो वो कहां से हुए? ठीक है, पैसा देके ले आ रहे हैं, अरे बाबा पैसा देके लाने में भी तो संगठन की आवश्यकता होती है ना, मोबिलाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि सांगठनिक रूप से भी सशक्तिकरण हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, अब टीएमसी के पास, अब टीएमसी की ओर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। वो ये है, मैंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर इसलिए नहीं किया कि वहां पे कमोबेश जो होना है वो होएगा, इट विल नॉट इंपैक्ट द ओवरऑल आउटकम। ये 64 सीट्स वो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कलकत्ता में 11 सीट्स हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग उसके बारे में उछलते ज्यादा हैं कि भद्र लोग वोट नहीं करेगा। अरे भद्र लोग 3% हैं पूरे वोटर बेस के, और कलकत्ता के मतलब मध्य में, दक्षिण और सेंट्रल कैलकाटा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही उनका इंपैक्ट है, और कहीं पे है नहीं। तो वो छोड़ दीजिए, वो 4 सीट जाए आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ये मुख्य है, ये पूरा फलक्रम है इस चुनाव का। अब टीएमसी की ओर से देखें, टीएमसी ने जो सक्सेसफुली किया है, जो मैंने कहा, जैसे वो मथुआ लोगों के जो लीडर्स हैं, जो ठाकुर बाड़ी है, उसको उन्होंने ये क्या है, चंद्र कुमार बोस स्लैम्स ममता, फियर साइकोसिस, नो गट्स टू डिबेट। तो अब चंद्र कुमार बोस जी का तो खुद खड़ा होने का कुछ नहीं है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू हैं, और ये कभी बीजेपी में आते हैं, कभी यहाँ आते हैं, कभी कांग्रेस जाते हैं, इनका कोई वो नहीं है। anyway, पर वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब उनको दिख गया होगा कि गलत जगह आ गए हैं, तो शायद अपना जगह स्थान बना रहे हैं फिर से बीजेपी वापस जाने के लिए। ठीक है, वो छोड़ते हैं। तो टीएमसी ने जो सक्सेसफुली किया कि उन्होंने लीडरशिप को माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट, बाय द वे ममता जी जो है ना, उनके जैसा माइक्रो मैनेजर पूरे भारतवर्ष में नहीं है। वो मतलब नॉट इवन मिस्टर मोदी। कुछ हद तक अमित शाह जी हैं, क्योंकि अमित शाह संगठन के हिसाब से वो काफी एकदम घुस के काम करते हैं। लेकिन ममता जी जो हैं, उनका एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है,
ब्लॉक नहीं, आप बूथ लेवल तक उनको पता है कौन क्या कर रहा है। वो डायरेक्टली जानते हैं उन लोगों को, कैसे करती हैं, कैसे याद रखती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो करती है, उनको वाकई में पता है। तो वो बूथ लेवल तक जाके फोन लगा, खुद फोन लगाती हैं, किसी के थ्रू नहीं, खुद फोन लगा के बूथ लेवल कर्मचारी को बोलेंगी वहां पे क्या हो रहा है, तेरे कितने लड़के हैं, क्या हुआ है। तो ये जो है उत्तर 24 परगना में जो लीडरशिप स्प्लिट हुआ है मतवा कम्युनिटी और दूसरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज का, उसका फायदा टीएमसी ने उठाया अवश्य है, और शायद अब भी थोड़ा बहुत उठा पाए। ठीक है, दक्षिण 24 परगना में तो वैसे ही वो बहुत सशक्त हैं। बीजेपी हर घर को एक बार शायद टच कर पाई है, ये लोग 3 से 4 बार टच कर चुके हैं। होता है ना वो डोर टू डोर कैंपेनिंग, देखें सबसे इंपॉर्टेंट है डोर टू डोर कैंपेनिंग। एंड फाइनली जिस दिन वोट हो रहा है उस दिन जाके लोगों को उकसाना कि जाओ वोट करो, हमारे लिए वोट करो। तो उसमें टीएमसी आगे है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि मैंने कई बार देखा भी है ये, मैं जब इंग्लैंड में था वहां पे भी देखा और यहाँ पे भी कई बार देखा है मैंने, कि जब लोग मन बना लेते हैं ना एक दिशा में, वो दिशा परिवर्तित नहीं होता, चाहे कितने भी लोग आके कितना भी प्रेशर डालें, तो लोग मन बना चुके हैं। और तभी आप देखेंगे कि पहली बार बंगाल में जो ओपिनियन पोलस्टर्स जा रहे हैं ना, एंड दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, मैंने कईयों से बात किया, 10 में से 6 लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। ये किस चीज का इंगित है? अगर वो शासक दल को वोट दे रहे हैं तो बोलने में क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ और हो रहा है। चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है। चुप्पी जो है ना, वो कहते हैं ना, ये तूफान से पहले का सन्नाटा, ये वो चुप्पी है। और मैं ये भी प्रेडिक्ट कर देता हूं कि एग्जिट पोल्स भी गलत होंगे, वो दिशा शायद थोड़ा बहुत पकड़ पाए लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने तो यही कहा, या तो लोग केवल और केवल टीएमसी को वोट डाल रहे हैं और बीजेपी को बहुत भारी शिकस्त मिलेगी, या फिर लोग पूर्णतः बदलाव पाल्टानो दौरकर की तरफ प्रतिबद्ध हैं। मेरा अपना बेट यह है कि वो लोग पाल्टानो दौरकर की तरफ निकल चुके हैं, मेरा तो ये अनुमान है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दो मुख्य और सर्वोपरि जो जिले हैं, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, यहां पे जो इंपैक्ट दिखेगा उसकी कल्पना पोलस्टर्स भी नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं कैनिंग लाइन जो है वो थोड़ा सा कृषि क्षेत्र है, वहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उनका इंपैक्ट है। लेकिन डायमंड हार्बर लाइन जो है वहां पे ऐसा नहीं है। और वहां पे जो उसके साथ लगता हुआ जिला है कांथी वगैरह जो है ना, ये इनका गढ़ है अधिकारी जी का और उनके परिवार का, उसके साथ लगता है वो इलाका, उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा इनके ऊपर, 100% होगा। नदी के उस पार जो हो रहा है वो इस पार भी उसका इंपैक्ट होता है, लोगों को पता होता है सब, मतलब ये लोग आते जाते रहते हैं ऑल द टाइम, बहुत बात होती है। तो ग्राउंड व्यू जो है वो जब फैल जाता है तो लोग भी उसी दिशा में जाते हैं। आपको पता है क्यों पंचायत इलेक्शन टिपिकली फेवर्स द रूलिंग पार्टी, लोकल काउंसिल इलेक्शंस फेवर द रूलिंग पार्टी? बिकॉज कोई फायदा नहीं है ना किसी विपक्ष को देके मैं सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट चुनूंगा, जी नहीं। लोग प्रैक्टिकल होते हैं, वो सोचते हैं जो पावर में है, जो राज्य चला रहा है उन्हीं को वोट दो, तो फिर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी ठीक ठाक काम करने का मौका मिलेगा। यही चीज स्टेट और जो सेंटर है उसके बीच में नहीं इसलिए होता है क्योंकि स्टेट के पास लोकल लेवल पे काम करने का पावर एक्चुअली डिवॉल्व है। 80% of the power in a state resides with the CM. Only 20% resides with the center. It can't influence more than that. और ये भी लोगों को पता है क्योंकि उनको कार्य में दिख जाता है। आप क्या किसी सेंट्रल ऑफिस में जाते हो अपना काम करवाने? आप लोकल ऑफिस में ही जाते हो ना, आप लोकल पार्षद से ही बात करोगे। तो इसीलिए काम उन्हें लोकली करना है ना, तो there is no point doing against there's no point. So you will see, अगर विधानसभा इलेक्शन एक दिशा में हो तो उसके बाद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन भी उसी दिशा में होता है। देखा नहीं आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ? एग्जैक्टली यही हुआ ना। तो पश्चिम बंगाल में लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, ये बात भी मैं कह दूं कि विधानसभा का चुनाव जो है उसके साथ पंचायत या म्युनिसिपल बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप लोग ऐसे बिल्कुल ना सोचे। अगर चेंज की दिशा में लोग जा रहे हैं तो कंपैरिजन उचित होगा 2019, 2021 और 2024 के चुनाव का। वो अगर हम बेस बना के काम करें तो निष्कर्ष सही होगा। अगर आप सिर्फ स्टैटिस्टिकली काम करते हो तो, मैंने मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली बात समझाई थी पिछले पॉडकास्ट में, आज मैं कह रहा हूं कि
ये एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। अगर साइकोलॉजी में बात बैठ गई, एक बच्ची थी भांगाड़ बोल के, शायद एक विधानसभा क्षेत्र, वहां से बोल रही थी, और बड़े अकपट, उसके पीछे कुछ बुजुर्ग मुसलमान खड़े हुए थे इनफैक्ट, लेकिन वो बोल रही थी माइक पे कि देखिए हमें क्या चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, नंबर 1, कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, सुरक्षा नहीं मिलता है। दूसरा, हमें सम्मान चाहिए। क्या सम्मान? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं पश्चिम बंगाल के बाहर, पहले लोग कहते थे अरे वाह बंगाली है तो बुद्धि है, इसके पास शिक्षा है, इसके पास संस्कृति है। अब उल्टा बोलते हैं ये बंगाली है तो कहीं पे ये वेटर का नौकरी करने आया होगा। झाड़ू पोछा तो बर्तन। ये जो बात है ना, ये युवा पीढ़ी को खल गई है। और पहले बंगाल 34 साल, फिर उससे पहले 40 साल वेट किया चेंज करने को। और ये जो पीढ़ी है ना, जो पिछले 15 साल में 2 पीढ़ियां निकल के आई हैं, इनके पास ये धैर्य नहीं है। ये समझना पड़ेगा, इनके पास धैर्य नहीं है। They are not ready to give ये लोग 10 साल तक वेट नहीं करेंगे कि कब चेंज आएगा, कितने भी आराम प्रिय हो बंगाली, धैर्य नहीं है। तभी तो बाहर जा रहे हैं सब नौकरी करने। क्यों जा रहे हैं? एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जाके वेटर क्यों बन रहा है बैंगलोर में? क्योंकि वो भी प्रेफरेबल है टू स्टेइंग इन बंगाल। ये स्थिति है, तो उस स्थिति को पलटने का यही एक मौका है। सबसे नंबर्स क्या है? सेकंड फेज में कंजर्वेटिव नंबर्स क्या देते हैं बीजेपी को? और मेरा जो खुद का आकलन था वो मैंने अपने एक पोस्ट में पब्लिश किया था। मैंने ये कहा था कि फर्स्ट फेज में 110 ±10, सेकंड फेज में इट विल बी 80 ±10 फॉर बीजेपी। या फॉर बीजेपी, एंड टीएमसी विल बी 85 ±5। बाकी जो है 19 ऑड सीट्स बचते हैं, दैट विल बी स्प्लिट अमंग्स कांग्रेस, सीपीएम एंड ये जो इसका क्या उन्नयन जनता पार्टी इसने जो बनाया है, ये हुमायूं कबीर, इनमें स्प्लिट होगा। आईएसएफ माइट गेट 1 सीट। देयर इज वन मोर पॉइंट वाइंड अप करने से पहले, ममता हैड प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पिल अराउंड। इस बार वो पैसे भी नहीं रह गए। व्हाइल वी स्पीक, ईडी इज ऑलरेडी रेडिंग कपल ऑफ बिजनेसमैन हु आर एसोसिएटेड विद द पीडीएस स्कैम, जो राशन वाली स्कीम का स्कैम था। उससे पहले जो ये जॉब लगवाने वाली था, फिर टीचर्स रिक्रूटमेंट वाला था, देन संदेश खली वाला जो बंदा था शेख करके, ही वाज आल्सो अ स्कैमस्टर इन वन ऑफ द घोटालास। सो लाइन से जो इनको घोटालों को कट डाउन करते रहे हैं, इट हैज टेकन देम टाइम, 2 years दे हैव बीन कंटिन्यूअसली ऑन ईडी, एनआईए, सीबीआई। पश्चिम बंगाल की जनता, एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल की जनता जो है ना, ये सबसे अवेयर जनता है। इनको सब पता है एग्जैक्टली क्या कौन कर रहा है, कौन पैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है, सब पता है। तो आप कहेंगे तो फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता, चेंज क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता प्रैक्टिकल भी है, वो अपना समझती है। तो जब तक लोकल लोगों को उसमें थोड़ा स्टेक रहेगा ना, वो खास कुछ बोलते नहीं है। लेकिन जो आम जनता है, ओवरऑल जो जनता है, जो उतनी मुखर नहीं है, उनको लगेगा यार और सहा नहीं जा रहा है, तब जाके चेंज आता है। तो पता सब कुछ है, इनको दोहराने से कोई फायदा नहीं, क्यों ऑलरेडी पता है। और इसीलिए तो चेंज कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अगर वो असहनीय हो जाता है, जैसे कानून व्यवस्था हो गया, रेप की स्थितियां हो गई वगैरह वगैरह, हाँ, मास रेप्स हो रहे हैं, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो सारी चीजें हैं, इसका असर तो है। और यही तिल 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 करके उस पॉइंट पर पहुंचता है जब दिखता है कि भाई हमें ना तो कैश मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, और ये सब भी हो रहा है, तो बदलो, हो गया, बहुत हो गया। मतलब वो इट हैज टेकन देम टाइम टू टर्न अराउंड, और ये जो 180 डिग्री अब हिट आया है, स्विच है ना, इट्स लाइक अ स्विच। वेस्ट बंगाल ऑपरेट्स लाइक अ स्विच, या तो ऑन है या ऑफ है। इट्स लाइक 1 और 0, इट्स नॉट लाइक फ्रैक्टल्स, 0.75 0.23, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे कास्ट वाली कहानी भी नहीं है, जैसे बाकी से बिहार में और उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं होगी, इस बार तो बिल्कुल नहीं होगी। ये बंगाल सिचुएशन है, नोबडी के ऐसे, वैसे भी कास्ट का उतना दबदबा नहीं है बंगाल में। हाँ, वो कम्युनिटी वाइज ऑर्गेनाइजेशंस थोड़े हैं, लेकिन कोई देखता नहीं आजकल। कास्ट कौन देखता है बंगाल में? तो वैसे भी कास्ट का उतना दबदबा रहा नहीं कभी भी जी। ये जो लोग चिल्लाते रहे था मथुआ 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 मथुआ, अरे कौन मथुआ? माय वाइफ इज अ मथुआ, आई एम अ ब्राह्मण, बिग डील। तो lot of bad things have gone out of Bengal, but in the process बहुत सारी चीजें भी इकट्ठी हो गई। So let's see how it filters out, because I think हिंदू कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने आप को हमेशा फिल्टर
क्लीन इवॉल्व करने की कोशिश करती है। दे ऑलवेज ट्राई एंड गेट रिड ऑफ द बैड स्टफ। ये हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस ही ऐसा है, जो चीज हमें समझ में आ जाता है कि ये खराब है तो उसको हम डंप करते रहते हैं। कोशिश यही रहती है, बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द थिंग्स may or may not change. Thank you so much, Dada. 80 का figure for BJP is like looks like a good number. आपके मुंह में घी शक्कर, I would put it that way. It will And as shock a lot of people. What will happen will shock a lot of people. I did the दक्षिण same. 24 परगना will be the biggest shocker. कलकत्ता नहीं, वहां पे वो 4-5 सीट आ जाएंगे, ठीक है। भले लोग भरे हुए ना अभी तक वहां पे, उनको दिमाग में उनके घुसता नहीं है। They are totally divorced from reality. They're totally divorced from reality. Thank you so much for giving a lot of detailed information. लोग कह रहे होंगे कि भाई इलेक्शन तो वेस्ट बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अलावा केरला में भी हो रहा है, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, दिस इज अ सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट फॉर भारत। National security election. नेशनल सिक्योरिटी अभी नहीं तो कभी नहीं। वेस्ट बंगाल इज गॉन डन एंड डस्टेड। जम्मू एंड कश्मीर से वर्स्ट हालत होगी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अक्रॉस द स्टेट्स, क्योंकि बॉर्डर्स आर पोरस, अक्रॉस द स्टेट्स कोई कहीं पे भी निकल जाते हैं यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने के बाद। वहां पे तो फिर भी हमारी फौज बैठी हुई है, यहाँ पे तो वो रोक टोक भी नहीं है, क्योंकि एरिया ऐसा है, बॉर्डर ऐसा है हमारा, वाटरी बॉर्डर है, आई वुड पुट इट दैट वे, कि वहां से निकलना इतना आसान हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है एंड वी आर प्रेइंग फॉर द बेस्ट, कि जो हो महादेव अच्छा हो इस देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा हो। थैंक यू सो मच। एक बात आपको बता दूं, नॉर्थ बंगाल इतना सिक्योर क्यों है? Whatever Mr. Subramaniam Swamy might say, I keep hearing all kinds of things from him. वो secure इसलिए है because it is the most militarized area in all of India, including Kashmir. जितने सैनिक हैं per 100 people over here, उतने भारतवर्ष में कहीं नहीं है। 21,000 square kilometers. Your chicken's neck is totally secure. We are also secure. जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय मां, ओम नमः।